नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज है तारीख 13 अप्रैल 2024 और दिन है शनिवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एडिटोरियल दो रहेंगे। पहला है बेटर डाटा फॉर एजुकेशन एंड ब्राइट फ्यूचर फॉर स्टूडेंट। पार्टिकुलरली देखा जाए, फर्स्ट नंबर का जो आर्टिकल हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ये असर की जो रिपोर्ट आई थी 2023 की। असर हम किसको बोलते हैं? एनुअल स्टेटस रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023। इसके क्या आउटकम्स निकले हैं और क्या क्या एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर है। इसके बाद सेकंड नंबर का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाइल्ड लाइफ की कैप्चरिंग और रेस्क्यू से रिलेटेड है। जंगली जानवरों और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अक्सर ऐसा होता है कि या तो हम जानवरों के क्षेत्र में चले जाते हैं या फिर जानवर हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं और इससे फिर होती हैं दुर्घटनाएं। या तो जानवर मारे जाते हैं या तो इंसान मारे जाते हैं। इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। ऐसी कंडीशन में हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पहले आर्टिकल के साथ में, जो कि ASER असर 2023 की रिपोर्ट पर आधारित है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है, उसकी जो लाइनें हैं इस प्रकार से रहने वाली हैं। लर्निंग आउटकम्स डाटा इन द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 is arguably cause for concern, but rather than lament, asar complemented by other data must be used for corrective action। देखिए, असर की जो रिपोर्ट आई है वास्तव में चिंताजनक है हमारे लिए। हमें ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं, हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ और डेटा उठाना है एंड हमें कुछ करेक्टिव मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है, करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव उपाय अपनाने की ज़रूरत है, ऐसा राइटर का कहना है। और इसमें हमको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, असर रिपोर्ट में जो जो हमको लूप होल दिखाई दिए हैं, जो जो हमें कमियां दिखाई दे रही हैं एजुकेशन सिस्टम की, उसके बारे में वर्णन करना है। इसके बाद कुछ और, यदि कहीं से कुछ और रिपोर्ट है हमारे पास में, कुछ और कहीं से डेटा मिल रहा है, तो उसको आप कॉम्प्लीमेंट करिए और इसके बाद अपनी आंसर राइटिंग करना है कि ये करेक्टिव एक्शन हमको अपनाने चाहिए। तो इसके दो पार्ट रहने वाले हैं आंसर राइटिंग के। तो यहाँ पर हम असर 2023 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 है, इसको रिलीज़ किया गया था मिड जनवरी इसी साल में। इसमें जो सबसे ज़्यादा हेडलाइन वाली चीज़ रही थी वो थी फाउंडेशनल स्किल ऑफ 14 से 18 ईयर ओल्ड। 14 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें फाउंडेशनल स्किल कैसा है, बेसिक चीज़ें कैसी हैं उनकी, उसके ऊपर इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। और फाउंडेशनल स्किल्स मतलब जो कहना चाहिए मूलभूत चीज़ें हैं, उसके ऊपर इसमें ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक बार में एक नज़र में मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम से असर रिपोर्ट 2023 का आउटकम्स देख सकते हैं, उसकी समरी देख सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि स्कूल में लोग इनरोलमेंट हो रहे हैं। आज के समय में ये इनरोलमेंट बढ़ा है, स्कूल में लोग ज़्यादा एंट्री कर रहे हैं, दाखिला बढ़ा है। डिजिटल लिटरेसी की बात करें, boys are more than twice as likely to own a smartphone compared to girls in the same age। यदि हम एक सी उम्र की लड़की और लड़कियों की तुलना करेंगे ना, तो लड़कों के पास में ज़्यादा मोबाइल है, लड़कों की संख्या 2 गुना है।
साथ ही साथ में लड़कियों को ये भी नहीं पता रहता है कि हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद जेंडर गैप यहाँ पर हमको दिखाई दिया, जैसे कि अभी हम पढ़े हैं डिजिटल लिटरेसी, यहाँ पर भी हमको दिखाई दे रहा है। वहीं यदि हम बात करें जेंडर गैप की तो 2017 में 14 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनका 16% हिस्सा ऐसा था वर नॉट इन कॉलेज स्कूल कंपेयर टू 11.9% इन द बॉयज़। 2017 का जो डाटा था, लड़कियां 16% थी जो कि स्कूल कॉलेज नहीं जा रही हैं, और वहीं जो लड़के थे वो 11% थे। 2023 में बोला जा रहा है ये जो गैप है वो और भी कम हो गया है लड़का और लड़कियों का। बेटा रेट मैथ्स की बात करें, सन 2017 में ऐसा था कि 76.6% बच्चे ऐसे थे कुड रीड क्लास 2 लेवल टेक्स्ट। क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट वो पढ़ सकते थे, जबकि 2023 में ऐसा हो गया है कि 73% बच्चे ही ऐसे हैं जो कि क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। फिर 2017 में अर्थमेटिक की बात करें, मैथ्स की बात करें, 39% यूथ ऐसे थे जो कि सिंपल डिवीज़न प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, मतलब तीसरी चौथी लेवल का। 2023 में ये जो डेटा है वो बढ़ गया है, 43.3% हो गया है। तो उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला 2017 और 2023 की रिपोर्ट में। अब हम बात करते हैं, रिपोर्ट में तो हम ये चीज़ें मेन देखें, अब हम आखिर क्या कर सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम का डाटा चिंता करने वाला है। तो हमारे यहाँ की जो प्रैक्टिशनर हैं, हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको डेटा को गहराई से समझने की ज़रूरत है। उनको एक्शनेबल पॉलिसी लेकर के आना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट ला सकें वो एजुकेशन में एंड ओवरऑल आउटकम फॉर इंडियाज एडोलसेंट एंड यूथ। आगे हम बात करते हैं फाउंडेशनल लर्निंग ट्रेजेक्ट्रीज। फाउंडेशन लर्निंग का रास्ता किस प्रकार से हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो अबाउट असर हम देखने वाले हैं, असर के बारे में, एंड इससे हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, पहले नंबर की बात ये है, ये जो असर 2023 का सर्वे है ये कैरी आउट किया गया था 28 रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में। इसमें पूरे 26 स्टेट शामिल थे हमारे कंट्री के। वाइल द सैंपल इज़ नॉट नेशनली रिप्रेजेंटेटिव, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें मात्र 28 रूरल डिस्ट्रिक्ट ही शामिल हैं। हालांकि देखा जाए पूरे भारत को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इंडिकेटिव ऑफ ब्रॉडर ट्रेंड ऑफ एक्टिविटीज़। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ में हमें एक्टिविटीज़ का ब्रॉडर ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि बच्चों की एक्टिविटी किस प्रकार की हैं। जैसे कि डिजिटल एबिलिटीज़ बता रहा है, जिनकी उम्र 14 से लेकर के 18 साल है, ऐसे बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो ओवरऑल 26% बच्चे हैं 14 से 18 उम्र की, ठीक है, ये रीड नहीं कर पाते हैं स्टैंडर्ड 2 लेवल के टेक्स्ट को उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज में। तो ये यहाँ पर काफ़ी चिंता वाली बात है, और ये बताता है कि हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है कितना ज़्यादा अभी ख़राब चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर 14 से लेकर के 18 साल के ये बच्चे हैं, ठीक है, इसमें से 26% हिस्सा ऐसा है, ये 26% हिस्सा ऐसा है इन बच्चों का जो कि कक्षा दूसरी के टेक्स्ट को तक नहीं पढ़ पा रहे हैं उनकी रीजनल लैंग्वेज में। ये है हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम। कंसर्न्स की बात करें, इसमें क्या क्या कंसर्न हमको देखने को मिलते हैं। बोला जा रहा है कि जो 18 and 18 in 2023 would have been a 13-year-old in 2018 and most probably a standard 7 or 8 student. In 2018 around 32% of standard 7 and 27% of standard 8 children could not read a standard level text 2.
तो 2018 की बात करें तो 32% बच्चे ऐसे थे कक्षा 7वीं के, 27% बच्चे ऐसे थे कक्षा 8 के जो कि कक्षा दूसरी के टेक्स्ट तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, कक्षा दूसरी की पढ़ाई तक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी नॉर्मल टेक्स्ट रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगला यदि हम फाउंडेशनल लर्निंग को लेकर के बात करें, फाउंडेशनल जो लर्निंग है, जैसे जैसे बच्चे ऊंचे ग्रेड में चलते जाते हैं ये एकदम फ्लैट होते जाता है। इसका मतलब ये है अनलेस चिल्ड्रन एक्वायर फाउंडेशनल स्किल इन प्राइमरी ग्रेड दे आर एक्सट्रीमली अनलाइकली टू एक्वायर देम इन लेटर ग्रेड। बात यह है कि यदि मैंने शुरू में ही फाउंडेशनल चीज़ें सीख लिया है, जोड़ना घटाना गुणा भाग, तो ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और नहीं तो आने वाले बड़े ग्रेड में जब मैं जाऊंगा, बड़ी क्लास में मैं जाऊंगा ना, तो मेरे सीखने के जो चांसेस हैं और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए तो आपको कोई सरप्राइज़ नहीं होगा कि जो 14 से 18 साल के बच्चे रहते हैं ना, वो किताब एकदम फ्लोलेस तरीके से, फ्लुएंट तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि इस प्रकार का जो कलेक्टिव फेलियर्स हम देख रहे हैं, पास्ट में हमने जो चीज़ें देखी हैं, क्या हम उनको सुधार कर सकते हैं? असर का डेटा, असर की रिपोर्ट जो आई है वो हमें डेटा प्रोवाइड करती है कि 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं एंड एज वेल एज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन विद बेसिक रीडिंग स्किल, उनमें बेसिक रीडिंग स्किल कितना है, असर का रिपोर्ट ये प्रोवाइड कर रहा है जहां पर वे इनरोल्ड हुए हैं। अब इनमें से 57% बच्चे हैं ऐसे हैं जिनका हमने सर्वे किए हैं, इनके पास में कोई प्रकार की बेसिक रीडिंग स्किल नहीं है। हम कक्षा 10वीं की बात कर रहे हैं या फिर उससे नीचे की भी बात करें, जबकि 28% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल में इनरोल्ड ही नहीं हुए हैं, कॉलेज और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो लोग इनरोल्ड नहीं हुए हैं। 9वीं एंड 10वीं की हम अटेंडेंस की बात करने वाले हैं रूरल इंडिया में, वो 60%, लगभग 60% से भी कम रही है, ऐसा इसमें बताया जाता है। हालांकि ये जो असर की रिपोर्ट रही है ये कैप्चर नहीं करती है स्कूल की अटेंडेंस को सेकेंडरी ग्रेड्स में, फिर भी जो नेशनल सैंपल ऑफ सर्वे ऑफिस रहा है एनएसएसओ का 75वें नंबर का जो राउंड रहा था, ये चीज़ हमको 2017-18 में दिखाई दी थी, जहाँ पर रिकॉर्डिंग हुआ है कि सेकेंडरी ग्रेड में, मतलब कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की हम बात कर रहे हैं, जो अटेंडेंस है रूरल एरियाज में वो 60% के नीचे रही है। अब हम आखिर क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें जो है स्कूल बेस्ड रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। यदि हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं इनकरेजमेंट में, एम्पावरमेंट में, इन बच्चों को कि आप जो है स्कूल आना चालू करिए एंड टू रीडिंग में नॉट यील्ड ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट, जब तक बच्चे स्कूल आना चालू नहीं करेंगे, क्योंकि अटेंडेंस भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ना, तब तक हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं होने वाला है। कुछ असर 2022 का भी यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है कुछ अंतर्दृष्टि where these children are on the ladder in term of acquiring abilities to read with fluency and comprehension। असर 2022 की रिपोर्ट हमें ये अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही है कि ये जो उम्र होती है बच्चे की समझ के लिए, बच्चे की पढ़ने की क्षमता के लिए एक प्रकार से बहुत सही उम्र होती है और बताता है कि अभी वो कहाँ पर हैं। जैसे कि कक्षा 8वीं की बात करें, कक्षा 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा कक्षा दूसरी की पुस्तक तक नहीं पढ़ पा रहा है फ्लुएंट तरीके से सन 2022 में। ऑलमोस्ट हाफ कुड रीड ए स्टैंडर्ड 1 लेवल टेक्स्ट, मतलब ऑलमोस्ट लगभग आधे ऐसे हैं जो कि रीड कर पाते हैं
एक स्टैंडर्ड 1 लेवल के टेक्स्ट को, मतलब सिंपल पैराग्राफ को पढ़ पा रहे हैं, वो बच्चे आधे ही हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो है रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स और डिकोडिंग सिंपल वर्ड इज़ नॉट द मेजर चैलेंज मोस्ट फेस। हालांकि किसी सिंपल वर्ड को डिकोड करना, किसी लेटर की पहचान करना, इसमें बच्चों को कोई दिक्कत नहीं जाती, लेकिन उनको पुस्तक पढ़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। इसका मतलब ये है उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड लॉट्स ऑफ इनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन की ज़रूरत है, ताकि बच्चे पुस्तक पढ़ना आसानी से सीख सकें। अब हम बात कर रहे हैं पढ़ने की आदत और क्षमता को विकसित करना है, तो इसके लिए जो पठन सामग्री है और पुस्तकों की उपलब्धता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारक माना जाता है। असर 2022 और इसके बाद जो स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, इसको लाया था संबोधि एंड डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से। इन्होंने क्लियरली इंडिकेट कर दिया है कि कुछ थोड़े बच्चे ही ऐसे हैं रूरल हाउस होल्ड के जिनके पास में रीडिंग के मटेरियल अवेलेबल है अदर देन स्कूल टेक्स्ट बुक। सरकार सरकारी किताब दे रही है, इसके अलावा उनके पास में कोई भी एक्स्ट्रा सामग्री पढ़ाई लिखाई की आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए कम्युनिटी लाइब्रेरी स्थापित किए जाना चाहिए, रिच वाइब्रेंट स्पेसेस दैट फोस्टर रीडिंग। इससे क्या होगा, जो रीडिंग की कैपेबिलिटी है ना उनकी बढ़ेगी एंड क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन खाली लाइब्रेरी को सेटअप कर देना इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अब चिल्ड्रन और उनके करियर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो क्या क्या जवाब आता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। असर 2023 की बात करें तो बच्चों की क्या आकांक्षाएं हैं, बच्चे क्या सोचते हैं एंड फ्यूचर प्रोसेस ऑफ 14 से 18 ईयर्स चिल्ड्रन, फ्यूचर में उनकी क्या प्लानिंग है, उनकी क्या आकांक्षाएं, वो क्या बनना चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं। 60% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनका सर्वे किया गया था, वांट टू ऑब्टेन एटलीस्ट ए कॉलेज एजुकेशन। 60% बच्चे क्या बोल रहे हैं, मुझे कॉलेज करना है। विथ ए हायर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एस्पायरिंग फॉर ए कॉलेज एजुकेशन 65% कंपेयर टू बॉयज़। लड़कियां बोल रही हैं कॉलेज करना है, ऐसी लड़कियों की संख्या 65%, जबकि बच्चे हैं 59%। जब उनसे पूछा गया कि भाई आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं, तो हर 5 में से एक बच्चा कह रहा है कि हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि पुलिस ज्वाइन करना है, डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ मानी जा रही है बच्चों के लिए। वहीं लड़कियों से जब पूछा गया था तो लड़कियां बोलती हैं कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। ये मोस्ट प्रोमिनेंट करियर ऑप्शन माना जा रहा है लड़कियों के लिए। तीसरे नंबर की बात यह है, बच्चों में आकांक्षाएं विकसित करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चों को ज़रूरत है आप उनको सपोर्ट दीजिए, आप उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करिए। इसके अलावा उनकी जो एस्पायरेशन है उनको टाइम टाइम पर आप इवैल्यूएट करिए एंड आइडेंटिफाई करना है आपको कुछ बेटर अल्टरनेटिव प्रोस्पेक्ट, कोई बेटर सॉल्यूशन अदर यदि आप ला सकते हैं तो। अब बच्चा यदि सोच रहा है कि मुझे ये बनना है वो बनना है, तो इसके लिए आपको जो है आवश्यक तैयारी और उपाय करने की भी ज़रूरत है। चौथे नंबर में 14 से 18 साल तक के जो बच्चे थे, लगभग आधे बच्चे, ठीक है, हु हैव वर्क एस्पायरेशन, बोल रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना है, लेकिन वो ये तक नहीं जानते हैं कि उस पेशे में काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को तक नहीं जानते हैं कि कौन उस चीज़ में लगा हुआ है, ठीक है, किसी के घर का कोई सदस्य है, कि स्कूल का कोई व्यक्ति है, या फिर कोई सार्वजनिक व्यक्ति है जो कि उस काम में लगा है, तो उनको आगे तैयारी करने की जो गाइडेंस है वो कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर से हम ये कह सकते हैं।
अब असर 2023 का सर्वे की हम बात कर रहे हैं एंड 14 से 18 साल के बच्चे इसमें शामिल हैं। वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के बात करते हैं। सीतापुर और धमतरी की बात करें, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये एक निगेटिव परसेप्शंस रहा है of being the route that people choose when they are unable to beg white collar job। लोग वाइट कॉलर जॉब हासिल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो सीतापुर और धमतरी के बच्चे हैं बोल रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है ऐसी चीज़ करने से। हालांकि सोलन की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव हमको देखने को मिला, मतलब अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला था। जैसे कि बात कर रहे हैं, यहाँ पर कक्षा 9वीं में स्कूलों में पर्यटन और होटल मैनेजमेंट जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं और इसका परिणाम इन व्यवसायों के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण में हमको देखा गया, मतलब काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर आया है। वहीं यदि हम बात करें ऑन द जॉब ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एट द एंड ऑफ द कोर्स एंड रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन करियर प्रोस्पेक्ट इनकरेज स्टूडेंट टू एस्पायर फॉर रिलेटेड प्रोफेशंस। इसका मतलब ये है ट्रेनिंग बच्चों को, इसके अलावा सर्टिफिकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती हैं यदि बच्चे की कोई आकांक्षा और वो उसको पूरा करना चाहता है तो। और लास्ट में बात करते हैं कि कैसे करके बच्चे आज के समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। असर 2023 बताता है कि बच्चे आज के समय में स्मार्टफोन का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। ज़्यादातर जो किशोर लोग हैं स्मार्टफोन का यूज़ जो है मनोरंजन और सोशल मीडिया के लिए करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत कम ही इसका यूज़ कर रहे हैं। यूथ विल यूज स्मार्टफोन वाट दे फाइंड इंटरेस्टिंग एंड वाट अलाइन विद देयर मोटिवेशन। मोटिवेशन के हिसाब से चीज़ें सर्च करते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज़ें मोबाइल में ज़्यादा सर्च करते हैं। Digital technology can equip youth with the foundations of their aspired professions and also bridge connection with relevant professional। लेकिन देखिए, जो डिजिटल टेक्निक आज के समय में आई है, युवाओं को उनकी इच्छा के व्यवसाय के लिए तैयार कर सकती है। ठीक है, इसका मतलब ये है साथ ही साथ में वो यदि किसी से सीख लेना चाहते हैं तो उन लोगों से भी वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। हमको जो 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है वो है ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो कांटेक्ट बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भारत में ये सब्जेक्ट एक सूक्ष्म चुनौती है जिससे हमें निपटना है। इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के कुछ एग्जाम्पल देना है। इसके बाद सरकार ने कौन कौन से प्रयास करी इस चीज़ को रोकने के लिए, उसका जानवरों के ऊपर क्या असर पड़ा, इंसानों के ऊपर क्या असर पड़ा है, ये चीज़ हमको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर ये भी पता हमको करना है कि सरकार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है ना, वो रेस्क्यू के नाम पर आखिर है क्या चीज़, और रेस्क्यू का जानवरों के ऊपर क्या असर पड़ता है। इस प्रकार से आंसर राइटिंग हमको करना है। नॉर्मली देखा जाए ना, रेस्क्यू का मतलब ये है या तो आप जानवरों को सेव कर रहे हैं या तो इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम डेंजर ऑफ डिफ़िकल्टी। आप खुद किसी को बचा रहे हैं, ठीक है, या खुद को बचा रहे हैं, तो ये इसके लिए जो आप काम करेंगे वो सारे काम रेस्क्यू के अंतर्गत आ जाते हैं। वहीं वाइल्ड लाइफ की हम बात करें तो रेस्क्यू के अंतर्गत, रेस्क्यू का मतलब ये है जो एनिमल है वो सरवाइव करे। रेस्क्यू का मतलब ये है आप कुछ ऑपरेशन करेंगे। रेस्क्यू का मतलब ये है एडमायरेशन फॉर द स्किल ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्डर्स। रेस्क्यू का मतलब है वाइल्ड लाइफ के लिए एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्ट्रगल ऑफ को एग्जिस्टेंस। तो वाइल्ड लाइफ के लिए
रेस्क्यू का मतलब ये सारी चीज़ें हो जा रही। रेस्क्यू चला रहे हैं तो इसका मतलब ये है थोड़ी थोड़ी चीज़ें सही हो रही हैं लेकिन बाकी की चीज़ें गलत हैं। तो वाइल्ड लाइफ में जो आप रेस्क्यू चला रहे हैं ना, उसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्यूशन की बात करें, हमारे देश में, इंडिया में जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंट्रैक्शन है ना, उसको आप कोई मना नहीं कर सकता, वो निर्विवाद है। इसकी आवृत्ति बढ़ते जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्रकार के जो जानवर हैं इनको आप कैप्चर कर लीजिए, हाथी है, तेंदुआ है, ठीक है, कहीं पर जंगली भालू आ गया है, तो इनको कैप्चर करो एंड उनको रिलोकेट कर दीजिए, विच हैव फ्रिक्वेंटली प्रूवन अनसस्टेनेबल। लेकिन ये चीज़ अनसस्टेनेबल है एंड इससे यहाँ तक कि जो एनिमल्स रहते हैं ना, उनकी डेथ तक हो जाती है। नए वातावरण में उनको सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि एलिफेंट कहीं गांव में घुस गया है, खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं स्नैक्स है, कहीं लार्ज कार्निवोरस है। Takes many complex forms requiring chemical and physical immobilization alongside a balanced team of experts, each with their specific role. यदि ये चीज़ आपको करना है ना, तो ये काम कोई आसान नहीं है। इसके लिए आपको विशिष्ट प्रोसेस चाहिए, विशिष्ट लोगों की ज़रूरत रहती है। वहीं रेस्क्यू की बात करें, नॉर्मली देखा जाए ना, तो रेस्क्यू को हम किस तौर पर देखते हैं, जैसे कि लेपर्ड्स कहीं पर ओपन वेल में फंस गया है, एलिफेंट इरिगेशन टैंक्स में भटक रहा है, ठीक है, स्नैक्स ट्रैप्ड इन होम्स एंड इवन एलिफेंट काव्स सेपरेटेड फ्रॉम देयर हर्ड्स। ये सारी चीज़ों के लिए हम रेस्क्यू के ऑपरेशन चलाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कहीं आपको कोई वाइल्ड लाइफ किसी की प्रेजेंस देखने को मिल रही है, कोई खाली दिख बस गया है, ठीक है, उनके हैबिटाट के दूसरी जगह में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रेस्क्यू करेंगे, वहाँ से निकालेंगे और दूसरे वाले एरिया में उसको ले जा करके छोड़ देंगे। खाली दिख बस जाने से ही आपको ये काम नहीं करना है, राइटर का ऐसा कहना है। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर यदि कोई लेपर्ड है, गाय बैल को, बकरी को खा जा रहा है, ठीक है, या फिर जो एलिफेंट है फसलों को नुकसान कर रहा है, इसका असर कम्युनिटीज़ के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन हमेशा आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप उनको पकड़ेंगे एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाएंगे। So if situation is mitigated without the need to capture or relocate an animal, this will real solution. तो आपको क्या काम करना है? आपको काम ऐसा करना है कि हम बिना कैप्चर किए, बिना रिलोकेट किए यदि इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये एक कहना चाहिए बेहतर उपाय हो सकता है। एडवाइस ऑन कैप्चर दैट इज़ इग्नोर। आप जो जानवर को कैप्चर करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ सलाह दिया जाता है। सरकार हमेशा से ही प्रयास करते आई है कि यदि कहीं पर कोई लेपर्ड दिख गया है, ठीक है, कहीं कोई लेपर्ड दिख गया है, कहीं पर कोई तेंदुआ दिख गया है, तो खाली देखने अकेले से आप उसको कैप्चर मत कर लीजिए। ऐसा सरकार के वैज्ञानिक लोग, सरकार के कुछ साइंसेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट ये चीज़ कहती हैं। गाइडलाइन इशू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें एडवाइस दिया गया है कुछ एक्सपर्ट लोगों की तरफ से, ठीक है, वो बोलते हैं कि आप खाली कहीं पर दिखाई दिया है, इसके आधार पर ही आप उस लेपर्ड को कैप्चर नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए। यही चीज़ वो एलिफेंट्स को भी बोलते हैं।
इसकी जगह में वो बोलते हैं कि आपको कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने हैं एंड फॉर कैप्चर ऑफ एन एनिमल टू बी द एब्सोल्यूट लास्ट वर्क। एनिमल को आप सबसे लास्ट में ही पकड़िए जब आपके पास में कोई उपाय नहीं रह जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्भाग्य से वास्तव में इस सलाह को इस सेक्टर में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल सहित यहाँ पर देते हैं। दक्षिण भारत में एक हालिया मामला आया था। हाथी को बचाने और रेस्क्यू करने की जो लाइन है उसको धुंधला करता है, उसको बताता है कि समझ में नहीं आ रहा है रेस्क्यू क्या है और कैप्चरिंग क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर साउथ में बोला जा रहा है, एक कॉफ़ी प्लांटेशन में एक एलिफेंट को कैप्चर किया गया था। ठीक है, अब आप कैप्चर कर लिए हैं आपने तो जाहिर तौर पर ये रेस्क्यू हो गया। अब इसके बाद क्या किया गया, इसको रेडियो कॉलर लगाए और 200 किलोमीटर दूर एक ऐसे परिदृश्य में छोड़ दिए। जानवर उस जगह के बारे में नहीं जानता था। इसके बाद क्या होता है, ये दूसरे पड़ोसी राज्य में भटकते रहा। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए एक और प्रयास किया गया, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में एक तेंदुओं को एक एग्रीकल्चर फील्ड में देखा गया। इसको क्या किया गया, इसको रेस्क्यूड किया गया। खाली ये एग्रीकल्चर फील्ड में देखा गया था, लेकिन बाद में ये मर जाता है कुछ घंटों के अंदर में ही, और इसके रीजन कोई पता नहीं चला कि कैसे करके ये ख़त्म हो गया। इसके बाद सांपों की बारी आती है कि भाई सांप यदि कहीं पर निकला है उसको आप पकड़ रहे हैं और दूसरी जगह ले जा कर के छोड़ दे रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उसकी जगह में कोई नया सांप नहीं आएगा या फिर सांपों की संख्या बढ़ेगी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जिसको आप ले जा के छोड़ रहे हैं ना, हो सकता है आप ले जा रहे हैं तो उसको कुछ चोट आ जाए, शारीरिक आघात लगे, अनुचित तनाव उसको पैदा हो जाए, जिसके चलते चलते नई जगह में उसकी डेथ हो जाए। ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के चलते चलते जानवरों को भी नुकसान हो रहा है, इंसानों को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए यहाँ पर हमको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अब देखिए, नॉर्मली देखा जाए ना तो जो जंगली जानवर है ना, हम ही उनके एरिया में आए हैं। जंगल में ही हमने खेती बाड़ी चालू कर दिए हैं, पेड़ पौधे काटना, रास्ते बनाना, डेवलपमेंट के काम चालू कर दिए हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जानवर हमारे एरिया में आए हैं। जानवर के एरिया में ही हम रहने लग गए हैं, इसलिए जो कन्फ्लिक्ट है ना वो बढ़ते जा रहा है। उनका जो प्राकृतिक आवास है कम होते जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि हमें क्या सीख मिलती है। कर्नाटका का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए कौन कौन से प्रयास हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें रियलिस्टिक असेसमेंट करना है, समस्या की वास्तविक पहचान करना है। इसके बाद क्या काम करना है, जो एनिमल को स्ट्रेस पैदा हो रहा है उसको कम करिए, कुछ प्रोएक्टिव मेजरमेंट अपनाइए, कंसिडर द वेलफेयर ऑफ एनिमल एंड पीपुल इन्वॉल्व, न केवल जानवरों के लिए, साथ ही साथ में जो इंसान इनसे प्रभावित हुए हैं उन लोगों की वेलफेयर के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लाया गया है, रेगुलर मॉनिटरिंग करी जाती है, फेंसिंग का काम किया गया है, बेटर लाइटिंग की व्यवस्था है, पब्लिक एजुकेशन है, एंड इम्प्रूवमेंट वेस्ट मैनेजमेंट टू रिड्यूस और बेटर प्रिपेयर कमिटीज़ फॉर पोटेंशियल इंटरेक्शन विद वाइल्ड लाइफ। यदि कभी इंटरेक्शन हो जाता है, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जानवरों के साथ में, तो आप उनसे कैसे करके डील करेंगे, इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दिया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से रिलेटेड है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया है और वहाँ पर 2 नए यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं। ठीक है, एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो कभी भी किसी भी क्षेत्र को स्टेटहुड का दर्जा देना है, इसके लिए पावर किसके पास है?
भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को कि वो क्रिएट कर सकता है नए स्टेट को आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट और टू मर्ज वन स्टेट विथ अदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। दो काम हो सकते हैं, किसी नए क्षेत्र को राज्य का दर्जा देना है या फिर दो राज्यों को मिला करके एक राज्य बनाना है, या फिर कभी कभी ऐसा रहता है कि एक राज्य को अलग करके दूसरा राज्य बन जाता है, सेपरेट हो जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है वो क्या क्या रहता है? लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक और एडमिनिस्ट्रेटिव। दो तीन इसके रीजन हैं, जैसे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं, धर्म के आधार पर, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से भी नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस का बताता है कि आपको फॉलोइंग प्रोसीजर को अपनाना है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज सेंट टू स्टेट असेंबली। सबसे पहले जो राष्ट्रपति रेफरेंस है वो भेजा जाता है स्टेट असेंबली को। इसके बाद आफ्टर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है असेंबली में, विधानसभा में। असेंबली हैज़ टू पास ए बिल क्रिएटिंग न्यू स्टेट। इसके बाद जो असेंबली है वो पास करती है एक बिल को, विधेयक को, कि आपको नया स्टेट बनाना है। फिर एक सेपरेट बिल लेके जाया जाता है कहाँ? पार्लियामेंट में। इसके बाद हाल फिलहाल में देखा जाए ना तो एनआईए ने अरेस्ट किया है बेंगलुरु कैफे बॉम्बर एंड चीफ कॉन्स्पिरेटर को बंगाल से। तो हाल फिलहाल में कुछ समय पहले न्यूज़ आई थी कि जो बेंगलुरु का कैफ़े है उसमें ब्लास्टिंग हुआ था। तो इसको ब्लास्टिंग किसने किया है, उस व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसे कुछ सबूत मिले जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी करी गई। एनआईए के बारे में सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देखते हैं। हमारे देश में जो एनआईए है वो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मानी जाती है इंडिया की। इसको बोला गया है कि देश की सोवरेनिटी को यदि कोई प्रभावित कर रहा है, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, इससे रिलेटेड कोई कांड कर रहा है, तो उस व्यक्ति को सज़ा देना, उसको पकड़ने का काम एनआईए का रहेगा। इसमें कौन कौन से काम आ जाते हैं, जैसे कि फॉरेन स्टेट के साथ हमारे रिलेशन कोई ख़राब कर रहा है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, फेक इंडियन करेंसी, इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर, इसको भी रोकेगा एनआईए। कुछ ऑफेंसेस हैं स्टैट्यूटरी लॉस इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन, रिजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इट्स एजेंसीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इनसे रिलेटेड यदि कोई ऑफेंस करेगा तो उसको भी एनआईए हैंडल करेगा। इसका गठन किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के माध्यम से। इस एजेंसी को पावर दिया है कि टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे किसी भी स्टेट में विथआउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट। उस राज्य से आपको स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अंडर रिटन प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लिखित में कौन देगा? होम अफेयर्स देगा। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एंड मुंबई अटैक जब हुआ था ना, 26/11 का मुंबई अटैक, उसी समय में हमने सोचे थे कि भाई एक ऐसी एजेंसी होना चाहिए जो इस प्रकार के केसेस को हैंडल करे, जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई हो सके। और दिसंबर 2008 में फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल को। अभी तक देखा जाए तो एनआईए जो है रजिस्टर कर चुका है 447 केसेस को।